Good morning, students. In this lecture, we are discussing about some numericals related to scrambling topic. We already discussed scrambling in our previous lecture. So before starting this lecture, first go through the previous lecture, understand the scrambling topic. Then you can easily attempt the numericals of scrambling. Okay. So uh, this one is a numerical related to scrambling. This one is the diagram known as the scrambler circuit. It is always situated in the transmitter side, and the D scrambler circuit always situated in receiver side. We already discussed that the scrambler circuit is just opposite as compared to D scrambler circuit. The main function of scrambler is to scramble the data or to change the number of change the sequence of bits. Change the sequence of bits is the main purpose to use scrambler circuit. ठीक है, तो suppose we consider a numerical as shown here, that is the data stream 111 5 times 0 1 is fed to the scrambler circuit. That means the data s equals to 111 5 times 0 1. So that we can say the data is of 3 1 2 3 5 6 and 7. So data equals to 9 bits. ठीक है, यहाँ पे आप 5 जीरो देख सकते हैं और 3 1 यहाँ पे, 1 1 यहाँ पे, 5 zeros हैं, 4 ones हैं. So we can say the s equals to 111 5 times 0 1 is of 9 bit data. Okay, and the diagram of scrambler is shown below. Here is the diagram of scrambler. Then you have to calculate the output of T, that is transmitted towards the receiver, or we can say that is transmitted towards the descrambler circuit. So in that case you have to find out the value of D according to this scrambler circuit. ठीक है, तो अगर हमें इस T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा. ठीक है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, हियर द ब्लॉक शोज दैट there are 3 flip-flops and here there are 2 flip-flops. So we can say this one is the 3-bit register and this one is the 2-bit register. क्लियर है यहाँ तक? तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का काम होता है 1 बिट डिले करने का. ठीक है, इसका मतलब, इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि अगर मैं 0 टाइम इंस्टेंस में अगर मैं कोई बिट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा तो 3 सेकंड के बाद ये वाली जो बिट है वो यहाँ पे पहुँचेगी. बात समझ में आई? और 5 सेकंड के बाद जो ये वाली बिट है वो यहाँ पे पहुँचेगी, क्योंकि इनके बीच में 5 डिले एलिमेंट्स लगे हुए हैं. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. कोई भी अगर मैं 1 सेकंड में कोई डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा तो 1 सेकंड के बाद 3 सेकंड मतलब 4th सेकंड में हमारा डेटा यहाँ पे पहुँचेगा. ठीक है, और 1 सेकंड के 5 सेकंड बाद मतलब 6 सेकंड, 6वें सेकंड में हमारा डेटा यहाँ पे पहुँचेगा. Is it clear to all of you? Now according to this we have to create the sequence of T, है ना. तब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है. ठीक, ये जो अपवर्ड पोर्शन है बेटा, ये जो हमारा यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ये हमारा एक फीडबैक है ना. फीडबैक किसको कहते हैं? जब भी हम आउटपुट का कुछ पाथ इनपुट में ऐड करने के लिए एक पाथ क्रिएट करते हैं, देन दैट पाथ इज नोन एज फीडबैक. क्लियर है? सो दिस वन इज द डायग्राम, दिस वन इज द वेवफॉर्म, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ फीडबैक. और ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर रही है. क्लियर बात है यहाँ तक? अच्छा, अगर हम कभी भी कोई भी सर्किट स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास तो कोई आउटपुट नहीं होता. क्लियर है? तो एट स्टार्टिंग टाइम जो हमारा अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कोई आउटपुट नहीं है, दैट मीन्स फीडबैक के लिए भी कोई इनपुट नहीं है. क्लियर है आप लोगों के यहाँ तक? अगर मैं अपने सर्किट को सपोज ये एक आप लोग समझिए कि दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम, है ना. अगर मैंने इनपुट दिया है तो जो इनपुट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा. पहले से तो आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा. तो अगर पहले आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा तो दैट मीन्स जो हमारा ये फीडबैक पाथ है, इसके लिए तो जो हमारा इनपुट है वो तो स्टार्टिंग में 0 ही होगा. बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसी को ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे हम डिले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगा कि फर्स्ट टाइम इंस्टेंट में कैसे होगा, सेकंड टाइम इंस्टेंट में कैसे होगा, थर्ड टाइम इंस्टेंट में कैसे होगा, एंड सो ऑन. क्लियर है? तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. So first we have to consider the initial condition. Initial condition means when we consider time t equals to 0. Okay, so at time t equals to 0, then there is no existence of feedback path.
बिकॉज जब हम अपने किसी भी डिवाइस को या किसी भी सर्किट को स्टार्ट करते हैं, एट द टाइम आउटपुट पे कुछ भी नहीं होता है ना, आउटपुट हमारा टोटल जीरो होता है। अगर आउटपुट हमारा टोटल जीरो है तो डेफिनेटली हमारे इस पाथ में भी, जो फीडबैक पाथ में, उसमें भी हमारा जीरो ही आएगा, तो उसमें हमारा कुछ इनपुट नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो एट द टाइम वी कैन से द आउटपुट टी इक्वल्स टू एस ओनली, है ना, बिकॉज ये जो हमारा पाथ है इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं आएगा एट द टाइम, है ना। तो इसीलिए हमने जो पाथ आउटपुट इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू हमने लिखा है सिर्फ एस इनपुट। क्लियर है? नाउ व्हेन वी कंसिडर टाइम t इक्वल्स टू 1, क्लियर, व्हेन वी कंसिडर टाइम t इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद क्या होगा, एक सेकंड बाद क्या होगा, यहाँ पे जो इसके आउटपुट में, उसमें जीरोथ का आउटपुट तो पहले से ही यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। बात समझ में आई? जीरो सेकंड में जो भी, या इस सबसे इनिशियल कंडीशन पे जो हमारा आउटपुट आया, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने अपने डिवाइस को ऑन किया, हमारे आउटपुट में ये हो गया, हमारे आउटपुट में टी इक्वल टू एस मिल गया। बात क्लियर है? अब जब मैं अगले सेकंड की बात करूंगा तो अगले सेकंड में तो यहाँ पे एस अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? तो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो फीडबैक पाथ है, वो इस एस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। दैट मीन्स हमारे इस रजिस्टर के थ्रू हमारे आउटपुट कितना मिलेगा, D3, और यहाँ पे एस है, और इसके थ्रू हमारा आउटपुट कितना मिलेगा, D5S। क्लियर है? नाउ द आउटपुट ऑफ अपर मॉड 2 ऑपरेटर इक्वल्स टू D3S एक्सॉर D5S। क्लियर है? तो इस एक्सॉर का आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, D3S एक्सॉर D5S। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा है D3S एक्सॉर D5S। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने टी को एस से क्यों रिप्लेस किया है, हमने टी को एस से इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि पिछले जो कंडीशन है उसमें जो हमारा आउटपुट टी इक्वल टू था वो हमारा एस के इक्वल हो गया था, तो हमें नेक्स्ट कंडीशन पे इस टी की जगह हमें एस पुटअप करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एस पुटअप कर दिया। क्लियर है? तो हमें इस फीडबैक पाथ से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, D3S एक्सॉर D5S। Now we have to consider this S input also, so the overall output equals to S XOR D3S XOR D5S. So we can write it here as T equal to S XOR D3S XOR D5S. When we consider S as common element, then we can write it as 1 XOR D3 XOR D5. Clear है? So we can consider we can assume this D3 as D3 XOR D5 as इंडिपेंडेंट वेरिएबल f, है ना। तो हमने यहाँ पे D3S XOR D5S को हमने यहाँ पे f एज्यूम कर लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। बात समझ में आई? ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस सर्किट में, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बता रहा हूँ, तो आगे आपके डेफिनेटली इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। देखिए, जब हमने अपने डिवाइस को ऑन किया तो उस समय इस फीडबैक पाथ में इनपुट क्या रहेगा, इस डिवाइस का आउटपुट। हमने जब अपने डिवाइस को ऑन किया तो इसके आउटपुट में तो कुछ आएगा ही नहीं। दैट मीन्स जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन होगा वो जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा, जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओवरऑल आउटपुट हमारा जीरो, ओवरऑल फीडबैक पाथ का हमारा इनपुट हमारा जीरो ही हो गया। बात समझ में आई? तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तो आउटपुट जीरो आ रहा है। दैट्स वाई वी राइट हियर आउटपुट टी इक्वल्स टू एस। क्लियर है? एट नाउ इन सेकेंड टाइम, नाउ इन फर्स्ट टाइम इंटरवल, जो भी जीरोथ का जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, और वो क्या था हमारा, वो था हमारा एस, है ना। तो अब जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसके आउटपुट, इस रजिस्टर का, वो किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, D3S से। उस किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, एस से। इसका किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, एस से। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है D3 XOR D5 मल्टीप्लाइड बाई एस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए, अगर मैं टाइम टी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, है ना, मुझे टाइम इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन निकालना है, तो अगर मैं टाइम इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं इस स्क्रैम्बलर सर्किट को स्टडी करूँ तो इस फीडबैक पाथ में आउटपुट कौन सा रहेगा। अगर मैं टाइम इक्वल टू 2 के लिए स्टडी कर रहा हूँ तो इस फीडबैक पाथ में आउटपुट रहेगा टी इक्वल टू 1 का। बात समझ में आई? तो D3 XOR D5 का हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पिछले टाइम इंस्टेंस में जो हमें t मिला है हमें उससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पिछले टाइम इंस्टेंस में हमें क्या मिला है, t इक्वल टू S1 XOR F। क्लियर है? तो जब मैं टाइम t इक्वल्स टू 2 के लिए कंसीडर करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए मैंने इस D3 XOR D5 को किससे मल्टीप्लाई किया, पिछले टाइम इंस्टेंस का जो आउटपुट था उससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी कैन गेट द आउटपुट ऑफ अपर mod 2 operator as fs XOR fs. Is it clear? Now when we multiply f with the s, then we can get sf XOR f square as here.
Clear? Now we can say the output of this upper modulator, upper mod 2 operator as SF XOR F square S. Okay, but the output is depends on lower mod 2 operator also. So the overall output equals to S XOR SF XOR F square S, that is written here. S XOR SF XOR F square S here. When we consider S as a common element, then we can write it as S as a common element, then we can write it as 1 XOR F XOR F square. So on the basis of these above three analysis at time instance 0, at time instance 1 and at time instance 0, we can write the equation as S1 XOR F XOR F square. So when we consider the above time, that is t equals to 3, t equals to 4, t equals to 5 and so on, then the overall equation will be F3 XOR F4 XOR F5 and so on. क्लियर है? तो ये जो हमारा ओवरऑल इस स्क्रैम्बलर सर्किट का आउटपुट आएगा, जो हमारा रहेगा वो हमने ऐसे मेंशन किया। क्लियर है? अब हमें इस एफ स्क्वायर F3 F4 F5 इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया था, F इक्वल टू D3 XOR D5, है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू D3 XOR D5। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट F स्क्वायर दैट इज F मल्टीप्लाइड बाई F. When we multiplied F with F, then we have to write here D3 XOR D5 multiplied by D3 XOR D5. ठीक, when we multiplied D3 with D3, then we can get D of 6, D power 6. But when we multiply D3 with D5, then we can get D raised to power 8. Always there is the operator sign, that is mod 2 operator sign between two elements. So when we multiply D5 with D3, then we can get D8, D raised to power 8. When we multiply D raised to power 5 with D raised to power 5, then we get D raised to power 10. Now here D raised to power 8 XOR D raised to power S, ये हमें एक एलिमेंट मिला, ये हमें एक एलिमेंट मिला, है ना? और हम जानते हैं कि कभी भी हम दो सिमिलर एलिमेंट्स के बीच की एक्सॉरिंग करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, व्हेन वी एक्सॉरिंग 1 विथ 1 और व्हेन वी एक्सॉरिंग 0 विथ 0, देन वी कैन गेट आउटपुट एज 0. तो क्योंकि 0 आता है तो मैं इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ. देन द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज एफ स्क्वायर इज डी रेज़्ड पावर 6 एक्सॉरिंग डी रेज़्ड टू पावर 10. क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ठीक. तो ये एफ स्क्वायर की वैल्यू हो गई. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एफ. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड एफ स्क्वायर एंड एफ, so we multiplied here f square, this one is the value of f square and this one is the value of f. When we multiplied f square with f, then we can get d raised to power 9 because we multiplied d raised to power 6 with d raised to power 3, then we can get d raised to power 9. When we multiplied 6 with 5, then we can get 11. Then when we multiplied 6 with 3, then we get at the time we get d raised to power 9. Here instead of 13 the power will be 9. When we multiply d raised to power 10 with d raised to power 5, then we get d raised to power 15 here. क्लियर आप लोगों को? नाउ अब हमें डी रेज़ टू पावर 9 की अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? अब हमें वैल्यू निकालनी होगी डी रेज़ टू पावर 4 की. एक मिनट, इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं. 6 को 3 के साथ तो 9 हुआ, 6 को 5 के साथ 11 हुआ, 10 को 3 के साथ 13. ये क्लियर है, ये सही है. ठीक है, 10 को जब हम 13 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज बेस सेम है, तो जो हमारा पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो हमें 13 मिलेगा और यहाँ पे हमें 15 मिलेगा. क्लियर है आई थिंक आप लोगों को? Now we have to calculate f raised to power 4. f raised to power 4 equals to f cube multiplied by f. सिमिलर प्रोसीजर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब आपका क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हमें ये कब तक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आउटपुट का इक्वेशन है वो तो एंड सो ऑन तक वेरी कर रहा है, तो हमें इस f को कब तक किस पावर तक वैल्यू को लेना पड़ेगा. ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो भी क्वेश्चन होगा, जितने भी बिट के नंबर को हमें स्क्रैम्बल करना पड़ेगा, जितने भी बिट के नंबर को हमें स्क्रैम्बल करना होगा, उन बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें f की कितने पावर तक मल्टीप्लाई करना है. कैसे? यहाँ पे देखिए, जो हमारा इनपुट है s वो कितने बिट का है? 9 बिट का है. तो एट दैट टाइम आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें किस वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में D9 तक की वैल्यू मिल रही है. आप यहाँ पे देखें f रेज़्ड टू पावर 4 में हमें 12 और 15 मिल रहा है जो 9 से ग्रेटर है, तो आपको f4 को कंसीडर ही नहीं करना है.
ठीक है। लेकिन आप अगर F3 देखेंगे तो यहाँ पे D9 आपको मिल रहा है, तो और हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ बिट भी जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है उसमें भी 9 है, तो आपको यहाँ पे F3 कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिट इन मैसेज सिग्नल वी कैन राइट द एक्सटेंशन ऑफ दिस F। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमें कहाँ तक वैल्यू को पुटअप करना है, ये वाला इक्वेशन इस स्क्रैम्बलर के क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन कहाँ तक आएगा, 1 एक्सॉर एफ स्क्वायर एक्सॉर एफ क्यूब, एफ रेस्ट पावर 4 5 6 जो भी रहेंगे वो एलिमिनेट करना होगा क्योंकि उनके पावर ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। अब ये पावर ज़्यादा आ रहे हैं, इनको मैं इससे कैसे रिलेट कर रहा हूँ ये हम आगे देखते हैं। क्लियर है? तो हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, हमें एफ स्क्वायर लेना है, हमें एफ क्यूब लेना, हमें एफ स्क्वायर लेना है, एफ लेना है और एफ क्यूब लेना है, इनके बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप देखेंगे जो भी जब हम एफ निकाले थे, एफ किस किस के एक्सॉर के इक्विवेलेंट आ रहा था, D3 और D5 के एक्सॉर के इक्विवेलेंट आ रहा था, तो हमें D3 निकालना है और D5 निकालना है। अब D3 और D5 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रुथ टेबल, इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया। Now the upward row represent the message signal। शायद यहाँ पे व्हाइट कलर में लिखा है इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल यही है, S इक्वल्स टू 111 5 टाइम्स 0 1, हियर S इक्वल्स टू 000 111 5 टाइम्स 0 1, जो हमें क्वेश्चन में जो S की वैल्यू दी थी वो यहाँ पे गिवन है ना। अब हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू कंसीडर करनी है, हमें यहाँ पे देखना है F में क्या था D3 D5, तो हमें D3 D5 निकालना है। F स्क्वायर में क्या था, F स्क्वायर में 6 और ये 10 तो हमें नहीं लेना क्योंकि 10 9 से ग्रेटर है, तो हमें किसकी वैल्यू F2 के करस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ 6 की वैल्यू कंसीडर करना है और F3 में हमें 9 की वैल्यू को लेना है। बात समझ में आई? तो हमें कौन से 4 डिलेज लेने होंगे, D3 D5 D6 एंड D9। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए हमने 4 डिले लिए, D3 D5 D6 एंड D9। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ डिले? डिले मीन्स जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी नंबर ऑफ बिट होगी, आपको डिले के करस्पॉन्डिंग उतने बिट से शिफ्ट कर देना है अपने मैसेज सिग्नल को। बिकॉज ऑफ हियर द डिले इज D3, दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड द मैसेज सिग्नल इन 3 पोजीशन, है ना। यहाँ पे जो भी हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमने उनको 3 पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा था वो 3 पोजीशन के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जब मैं D5 लूँगा तो मुझे कितने प्लेसेस के बाद अपने मैसेज सिग्नल को शिफ्ट करना होगा, 5 प्लेसेस से शिफ्ट करना होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो हमने मैसेज को 5 पोजीशन शिफ्ट किया। देन जो हमारा मैसेज सिग्नल उसको सेम टू सेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। व्हेन वी हैव टू राइट D6 then at that time we need to shift the message signal into 6 places, है ना। तो हमने अपने मैसेज सिग्नल को 6 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया। D9 के केस में वैसे 9 प्लेस शिफ्ट करना होगा। बात समझ में आई? अब देखिए हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो 9 बिट का है ना। क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल 9 बिट का है तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो भी सिर्फ इतने ही 9 बिट में मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद के बिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे D10 D11 D12 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे D10 करता तो अपने मैसेज सिग्नल को मैं 10 पोजीशन के बाद शिफ्ट करता, और 9 के बाद का तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, स्क्रैम्बलिंग करना ही नहीं है ना। तो क्योंकि मुझे 9 के बाद स्क्रैम्बलिंग करना ही नहीं है, इसीलिए मुझे 9 के बाद के जितने भी डिले एलिमेंट मुझे अपने इक्वेशन से मिले थे वो सबको मैं यहाँ पे अवॉइड कर सकता हूँ इजीली। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे ऑपरेटर्स के बीच में एक्सॉरिंग हो रही है, तो हमें सबके बीच में एक्सॉरिंग यहाँ पे करना है। जैसे सबसे पहले हम 1 के यहाँ पे देखेंगे, ये 1 है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम एज इट इज़ 1 को यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे 1 है, कोई एलिमेंट नहीं है, एज इट इज़ 1 को लिख लिए। यहाँ पे 1 है, कोई एलिमेंट नहीं है, एज इट इज़ 1 को लिख लिए। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स 0 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू 1, तो हमें जो भी t की वैल्यू वो हमें यहाँ पे 1 मिलेगी। फिर से यहाँ पे 0 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू 1, तो हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ 0 XOR 1 इक्वल्स टू 1 एंड 1 XOR 1 इक्वल्स टू 0, देन वी गॉट द आउटपुट एज 0। नाउ सिमिलर केस 0 XOR 0 इक्वल्स टू 0, 0 XOR 1 इक्वल्स टू 1 and 1 XOR 1 equals to 0, then the output will be 0. Now the next one is 0 XOR 0 equals to 0, 0 XOR 1 equals to 1 and 1 XOR 1 equals to 0, then the output will be 0. Then now the message signal last bit is 1, 1 XOR 0 equals to 1, 1 XOR 0 equals to 1, 1 XOR 1 equals to 0. Okay, so the overall scrambled output t equals to 5 times 1 4 times 0. क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने अपने इनपुट में 111 5 टाइम्स 0 और 1 पुटअप किया तो स्क्रैम्बलिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5 टाइम 1 एंड 4 टाइम 0। सो दिस वन इज द स्क्रैम्बल्ड आउटपुट ऑफ दिस मैसेज सिग्नल।
ठीक है, तो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, सिमिलर टाइप में हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायग्राम ऑफ स्क्रैम्बलर। अगर यहाँ पे 3 है और 5 है तो एफ की वैल्यू 3 एक्सॉर D3 एक्सॉर D5 लेना है, मैंने जैसे बताया था। अगर यहाँ पे 2 हैं, ऊपर 4 हैं, तो D2 एक्सॉर D6। क्लियर है? अगर यहाँ पे 5 है, ऊपर 3 है, तो D5 एक्सॉर D8, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐड करते हैं ऊपर वाले के निकालने के लिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा था, 2 को ऐड कर दिया था 3 के साथ में, तो ऊपर हमने D5 लिखा था। ठीक है, तो सेम ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रैम्बलर मैनी टाइप ऑफ स्क्रैम्बलर क्वेश्चन कैन बी जनरेटेड। जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।